अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से हम ICS सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ICS सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने जा रहे हैं और एक सीरीज़ इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मैंने कुछ मार्क किए हुए ऑलरेडी, उन्हीं को हम गो थ्रू करेंगे। द फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन डाटा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। कि डाटा क्या है? बेसिकली रॉ डाटा। डाटा से मुराद रॉ डाटा जो कि प्रोसेस्ड नहीं होता, और ये बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड, वीडियोस और डिफरेंट तरह का हो सकता है डाटा। आपका टेक्स्ट हो सकता है, नंबर, इमेजेस, साउंड, वीडियोस, तमाम आपका डाटा है। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली डाटा ही बेस बनता है आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। Define information. The processed data is called information. Information is meaningful, useful and organized. देखिए, जो आपका डाटा है, रॉ डाटा, जब उसे प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, और इन्फॉर्मेशन एक मीनिंगफुल चीज़ है, कुछ मायने रखती है और ये यूज़फुल है। ये आप किसी भी काम में आप ला सकते हैं, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है। इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग डिसीजन, यानी डिसीजन जो आपके मैनेजर्स हैं वो इसकी बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। Data is used as input for processing and information is output of this processing. तो जो डाटा है आपका, वही प्रोसेसिंग के लिए आपकी एक इनपुट के तौर पर ट्रीट होगा, और इसकी आउटपुट जो है वो एक इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा सिंपली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्रोसेस्ड होती है, जैसे अभी हमने स्टडी किया, और डाटा को हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर की आउटपुट होती है। मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, जबकि आप अगर गो थ्रू कर सकते हैं तमाम क्वेश्चंस को, आप गो थ्रू करें। मैं रिकमेंड करूंगा आप तमाम क्वेश्चन को रीड करें, लेकिन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको प्रिपेयर करवाऊंगा। क्वेश्चन 6, What is data processing? The process of manipulating data to achieve the required objectives and results is called data processing. देखिए, जब आप डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और एक प्रॉपर कुछ स्टेप्स को, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली वो तमाम प्रोसेस जो है मैनिपुलेट करने का वो कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग। द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोसेस रॉ डाटा। तो बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर है जो रॉ डाटा को प्रोसेस करता है, और फिर वो सॉफ्टवेयर आपका रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा मैनिपुलेशन? डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं खुश उसलूबी के साथ हैंडल करना। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। यानी आप जब डाटा पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो वो आपकी डाटा मैनिपुलेशन कहलाती है। इट इंक्लूड्स द ऑपरेशंस ऑफ क्लासिफाइंग, कैलकुलेशंस, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। देखिए, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? क्लासिफाइंग हो सकता है। क्लासिफाइंग कहते हैं आप ग्रुप्स में क्लासिफाई करना, डिवाइड करना, डिफरेंट ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप बन गया, फिर सेकंड ईयर का ग्रुप बन गया, स्टूडेंट्स का, थर्ड ईयर का। तो इस तरह से क्लासिफाई हो सकता है डाटा डिफरेंट टेबल्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में। फिर आप उन पर कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप उस पर सम के, ठीक है, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, कुछ भी आप इस तरह के ना ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को, एक अरेंजमेंट, एक सिंपली एक अरेंज कर सकते हैं, या फिर समराइज कर सकते हैं। ठीक है। डिफाइन फील्ड। क्वेश्चन 9, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फील्ड। देखिए, आपकी फील्ड, देखिए जो आपका एक टेबल होता है, टेबल का जो एक बॉक्स है सिंपली, जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं या अपनी एज लिखते हैं, वो एक फील्ड है। और फील्ड के अंदर जस्ट चंद एक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपके नेम में चंद एक कैरेक्टर्स हैं, तो वो बेसिकली उन सब के कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आपकी फील्ड। इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। और बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का जो कि एक यूजर एक्सेस कर रहा होता है, या जिसको अप्रोच कर रहा होता है डेटाबेस में। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डिफाइन अ रिकॉर्ड एंड गिव एन एग्जांपल। रिकॉर्ड क्या है? देखिए, टेबल में आपके पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3। बेसिकली स्टूडेंट 1 का अलग रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट 2 का अलग रिकॉर्ड होगा। तो ये उसी की बात हो रही है। और आपको पता है एक रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट फील्ड्स पर बेस्ड हो सकता है, होता है नॉर्मली। एक अली का रिकॉर्ड है, उसमें अली की जाहिर है उस रिकॉर्ड में अली की एज भी आ जाएगी। ठीक है, अली का क्लास भी आ जाएगी, अली का नेम भी आ जाएगा। तो बेसिकली एक रिकॉर्ड डिफरेंट फील्ड से मिलकर बनता है। तो उन सब की फील्ड्स की जो कलेक्शन है उसको अगर हम एक यूनिट के तौर पर देखें तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। तो अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स
used as a single unit is called a record. For example, an employee record क्या हो सकता है इसमें? it includes a set of fields. उसमें कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में? एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, उसकी हायर डेट, किस डेट पर वो हायर हुआ, उसकी जॉब टाइटल क्या है, उसका फ़ोन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल बेसिकली हम कहते हैं, जब ये देखिए अभी आपने फील्ड देखा, उसके बाद रिकॉर्ड देखा, अब इन तमाम रिकॉर्ड्स पर बेस्ड अगर मैं एक टेबल बना दूं, ठीक है, वो जो टेबल है ना बेसिकली, तो वो तमाम उन रिकॉर्ड्स की कलेक्शन होगी और उसको आप एक फ़ाइल कह सकते हैं. ठीक है, तो उसका आप इसमें टेबल का एक अल्टरनेटिव नेम है फाइल. और बेसिकली इस हर टेबल जो आपका क्रिएट होता है ना, उसकी बैक पर एक फ़ाइल बन रही होती है जिसमें आपके तमाम रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, स्टोर होते हैं. So this is a collection of related records used as a single unit is called file. तो इन तमाम रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? फाइल. देखिए आपकी जो तमाम फील्ड्स की कलेक्शन को हम रिकॉर्ड कहते हैं और तमाम रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को हम फाइल का नाम दे रहे हैं. ठीक है, याद रखिए. फाइल इज आल्सो नोन एज डाटा सेट. इसको हम डाटा सेट भी कहते हैं. ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है एमसीक्यूज में. फाइल को हम डाटा सेट भी कहते हैं. फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया. और यही फाइल्स आपकी स्टोरेज मीडिया, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं, तो ये स्टोर होता है. और ये हार्ड ड्राइव हो सकती है सेकेंडरी स्टोरेज, आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, या फिर आपकी ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, सीडी रोम या डीवीडी रोम टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लिस्ट द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए आप फाइल टाइप्स, आपकी जो फाइल्स है ना, आप उनको डिफरेंट तरह से डिवाइड कर सकते हैं. आप उसको यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 3 टाइप्स है: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल. मास्टर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो एक अरसे तक कांस्टेंट रहती है. आप इसमें ले जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी अरसे तक, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जब एंटर होता है ना, उसका CNIC है, उसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसका एड्रेस है, वो कांस्टेंट रहता है. लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो सेशन टू सेशन चेंज होती रहती है, और वो आप समझ लें कि वो फिर ट्रांजैक्शन फाइल में ना ऐसी चीज़ें जो कि चेंज होती रहेंगी सेशन टू सेशन, वो ट्रांजैक्शन फाइल में आ जाएंगी. वो ट्रांजैक्शन फाइल भी स्टोर होती है और मास्टर फाइल भी स्टोर होती है. ठीक है, तो इस तरह से यार आप समझ लें मास्टर फाइल इज अ परमानेंट फाइल, जबकि ट्रांजैक्शन फाइल एक टेम्परेरी फाइल है, जो कि और टेम्परेरी फाइल से ही आप डाटा को कॉपी करके मास्टर फाइल में उसके इफेक्ट्स को ना समराइज करके ले जाते हैं. तो मास्टर फाइल में ही बेसिकली आप अल्टीमेट चेंजेस कर रहे होते हैं. राइट. और बैकअप फाइल क्या होती है? जो कि आपकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है फाइल की, एक्स्ट्रा आप उसको अलग से स्टोर कर देते हैं ताकि आप उसको बवक्त ज़रूरत उसको, अगर आपका डाटा लॉस हो जाए तो उसको वहाँ से रिकवर कर सकें. क्वेश्चन 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास्टर फाइल एंड ट्रांजैक्शन फाइल. मैंने अभी आपको बड़ी तफसील से बता दिया मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल में क्या डिफरेंस है. अब इसको रीड कर लेते हैं. द मास्टर फाइल इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी ऐसी फाइल जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बड़े अरसे तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कांस्टेंट रहती है और चेंज नहीं होती. ठीक है ना, कुछ डाटा होता है ना आपका जो कि चेंज नहीं होता, वो अच्छे तक आपके कांस्टेंट रहते हैं. लेकिन कुछ डाटा होता है जो चेंज होता रहता है सेशन टू सेशन. फॉर एग्जांपल जब आप नए सेमेस्टर में आते हैं तो आपके तमाम आपकी जो है ना आपका जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ चेंजेस उसमें आ जाएंगी, जो आपके रीडिंग सब्जेक्ट्स हैं. इस तरह से और भी तरह का डाटा हो सकता है जो कि सेशन टू सेशन वेरी कर सकता है. तो उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन फाइल. और यही फाइल जो है बेसिकली इनपुट के तौर पर ट्रीट होती है डाटा की, जब आप उसको परमानेंट उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और उसके इफेक्ट्स को मास्टर फाइल में ले जाते हैं. राइट जी. राइट द फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स. प्रोग्राम फाइल्स ऐसी फाइल होती है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड होती है. आप अक्सर एक्जी फाइल्स यूज़ करते हैं ना, कुछ कमांड यूज़ करते हैं अपनी फाइल में, अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो बेसिकली प्रोग्राम फाइल्स ही होती हैं उनकी बैक पर. और कुछ होती हैं डाटा फाइल, जिससे अभी मैंने टेबल का जिक्र किया, टेबल में आपका ज़ाहिर डाटा स्टोर होता है, तो ये क्या कहलाएगी? डाटा फाइल. राइट जी. अब देखिए प्रोग्राम फाइल को रीड कर लेते हैं. A type of file that contains software instructions is called program file. ऐसी फाइल जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो रन होती हैं, उनको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, तो वो होती है प्रोग्राम फाइल. प्रोग्राम फाइल हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ .com और .exe. तो इसकी एक्सटेंशन .com या .exe होती है. अक्सर आप .exe से आप वाकिफ़ हैं. These files contain the instructions that can be directly executed by the
कंप्यूटर। तो आपका प्रोसेसर जो है डायरेक्टली इस प्रोग्राम फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। डिफाइन डाटा फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल। ऐसी फाइल जिसमें आपका डाटा होता है डाटा फाइल कहलाती है। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, और ये आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा होता है। नॉर्मली डाटा फाइल के लिए हम एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नाम सुना होगा आपने, उसमें डाटा फाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं। और इसके अलावा अ डाटा फाइल इज जनरली ओपन इन द सेम सॉफ्टवेयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। नॉर्मली उसी सॉफ्टवेयर में ये क्रिएट आप उसी में ओपन करते हैं जिसमें आप जिस सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसी में आप बेसिकली फाइल बना रहे होते हैं। आपकी MS वर्ड की भी एक डाटा फाइल हो सकती है, ठीक है, एक्सेल की भी हो सकती है। तमाम जितनी ऑफिस की फाइल्स हैं ना, वो सारी डाटा फाइल्स ही बेसिकली कहलाती हैं। और प्रोग्राम फाइल मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड होती हैं, जो जिनमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन? A technique for physically arranging the records of a file on secondary storage devices is called file organization. देखें, आप हर वक्त कंप्यूटर पर डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, कोई फाइल्स ओपन कर रहे होते हैं, और बेसिकली आपकी जो हार्ड ड्राइव पर डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, तो वो जो अरेंजमेंट है ना, वो आपको नहीं पता होता। वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद से डील कर रहा होता है उसके साथ। और तो उस वो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी तरीका अडॉप्ट करता है ना, वो बेसिकली कोई टेक्निक अडॉप्ट करता है, और वही टेक्निक कहलाती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये उसी का जिक्र हो रहा है। राइट, नेम 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। 3 तरह की आपकी टेक्निक्स हैं फाइल्स को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव पर। कौन कौन सी हैं जी? ये हैं जनाब आपकी द 3 टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू आर सीक्वेंशियल फाइल। पहली फाइल आपकी है सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें डाटा एक सीरियल मैनर में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, सीरियल मैनर से क्या मुराद, मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता होता हूँ। जब बच्चे क्लास में एंटर होते हैं, मैं उनको एक सीक्वेंस में बिठाता रहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट बेंच से स्टार्ट करूंगा, फिर सेकंड बेंच से स्टार्ट करूंगा, इस तरह से वो भरते रहेंगे तमाम बेंचेस, और बच्चे बैठते रहेंगे, तो वो एक सीक्वेंस में तमाम डाटा स्टोर होगा, ठीक है। आप इसी की जगह, स्टूडेंट्स की जगह डाटा आप प्लेस कर सकते हैं, तो ये कहलाएगी सीक्वेंशियल। और इसकी एग्जांपल है आपकी मैग्नेटिक टेप। आपकी ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट से आप वाकिफ हैं, दीज आर टेप्स, तो उन पर डाटा सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है और सीक्वेंशियल मैनर में ही एक्सेस होता है, ठीक है जी। पहली टाइप कौन सी है? सीक्वेंशियल फाइल। सेकेंड टाइप है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस फाइल। ऐसी फाइल्स जिन पर डाटा सीक्वेंस में तो नहीं होता, बल्कि रैंडमली ही आप स्टोर होता है, रैंडमली ही आप उन पर उनको एक्सेस कर सकते हो फौरन से। यानी अब देखिए, सीक्वेंशियल फाइल का एक मसला है। क्या प्रॉब्लम है इसका कि आपने लास्ट में कहीं डाटा कंटेंट्स पड़े हुए हैं, तो आपको गुजर कर जाना पड़ेगा पहले से, दूसरे से, तीसरे से, तो फिर ये आप लास्ट कंटेंट को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट रैंडम एक्सेस में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट लास्ट वाले कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो डायरेक्ट रैंडम एक्सेस फाइल हम अक्सर हार्ड ड्राइव में यूज़ करते हैं, और रैम में भी आपका यही वाली अप्रोच होती है। फिर आपकी आ जाती है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें आपकी इंडेक्सिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स पता है आपको क्या होता है? इंडेक्स वही होता है जो बुक के एंड पर जो एक होता है ना बिब्लियोग्राफी, जहाँ पर आपके कंटेंट्स होते हैं ABC एक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और वहाँ से आपको पेज नंबर मिल जाता है। तो आप पहले देखते हो इंडेक्स को, वहाँ से आप जब देखते हो पेज नंबर, तो फिर आप जाते हो असल डाटा फाइल पर, और वहाँ से उसी पेज से उस चीज़ को एक्सेस कर लेते हो। यानी आपको दो एक्सेसेस करनी पड़ती हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में। पहला आपको इंडेक्स देखना पड़ता है, और वहाँ से एड्रेस जब मिल जाता है, फिर आप डायरेक्ट उस एड्रेस पर जाते हो। तो ये बेसिकली एक डिफरेंट अप्रोच है। तो ये 3 अप्रोचेज़ हैं, आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। मैंने आपको तफसील से बता दिया। और आप इसमें से अगर देखिए ना, आप ये 21, 22 और 23 को अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये ही चीज़ है बेसिकली, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन 26, डिफाइन डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। देखें, डाटा बेस जो है ना, ये कलेक्शन है आपके डाटा सेट्स की या फाइल्स की। आपके बहुत सारे टेबल्स बनते हैं, आपको पता है किसी भी अदारे में बहुत सारे जब होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो डिफरेंट टेबल्स में डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो वो तमाम डाटा टेबल्स की कलेक्शन जो है, डाटा सेट्स की कलेक्शन, वो क्या कहलाएगी? एक डाटा बेस कहलाएगी। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हर फाइल में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन
हो सकती है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। The files may be organized in different ways to meet different processing and retrieval requirements of the users. और इन फाइल्स में आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हो और फिर ये फाइल्स जो हैं फिर आप इनको स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो डेटा, और उनसे रिट्रीव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। रिट्रीव कहते हैं आपने डाटा जब स्टोर करने के बाद निकालना होता है, डेटाबेस में से अप्रोच करना होता है, उसे एक्सेस करना होता है, तो उसे हम कहते हैं रिट्रीव। ठीक है, तो ये याद रखना है आप। क्वेश्चन 27 है डेटा रिडेंडेंसी क्या होती है। डेटा रिडेंडेंसी होती है आपके डाटा में जब डुप्लीकेशन आ रही हो, डाटा रिपीट हो रहा हो, बिला वजह रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपका नेम है वो जनाब लाइब्रेरी में भी उनके रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो आपके एग्जाम के सेक्शन में भी लिखा है, वो कंट्रोलर वालों के सेक्शन में भी लिखा है, वो हॉस्टल के भी रजिस्टर में या कंप्यूटर में लिखा हुआ है। तो आप अब देखें आपकी ये नाम रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है, और ये जगह ले रहा है, ज़ाहिर हार्ड ड्राइव पे जगह लेगा, तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। और ये डुप्लीकेशन उस वक्त ख़त्म हो जाएगी जब आपका सारा डेटाबेस सेंट्रलाइज हो जाएगा, एक जगह पर ही, एक डेटाबेस सर्वर में ही आपकी तमाम चीज़ें स्टोर होंगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा एक ही जगह पर सर्वर में स्टोर होगा, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। तो फिर आपकी डेटाबेस यानी जब आप बनाते हो ना, तो फिर आपकी डाटा रिडंडेंसी ख़त्म हो जाती है। ये एक फ़ायदा है डेटाबेस का। नेक्स्ट 28, डिफाइन डाटा इनकंसिस्टेंसी। Data inconsistency means that two files may contain different data of same entity. देखें फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपका नाम हॉस्टल की रजिस्टर में भी लिखा हुआ है और वो आपकी लाइब्रेरी के रजिस्टर में भी लिखा हुआ है। और अगर आपने कोई चेंजेस करानी है, नाम में दुरुस्ती करानी है, तो आपने लाइब्रेरी में चेंज करा दिया, आपने हॉस्टल में ले जाके चेंज करा दिया, लेकिन वो एग्ज़ाम में रह गया कहीं, ठीक है, कहीं एग्ज़ाम वाले रजिस्टर में वो दर्ज नहीं हुआ, तो वो फिर आपकी डाटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है गलत है और इसको डेटाबेस ओवरकम करता है, इसको रिमूव करता है। तो डेटाबेस का एक एडवांटेज है ये कि इसमें ना डाटा रिडंडेंसी होती है, ना डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है। नेक्स्ट, ये आपने देख लेना है, क्वेश्चन 30 इसी का ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन 31, व्हाट इज अ डेटाबेस सिस्टम? A database system is a collection of data as well as programs required to manage that data. It is a computerized record keeping system. Database system basically डाटा को ऑर्गेनाइज यानी डाटा या और साथ साथ उसके जो प्रोग्राम्स हैं सारे आपके डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये बेसिकली एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाटा इंडिपेंडेंस? डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं कि आपकी डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अलग अलग रहें, सेपरेट रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चीज़ चेंज की तो आपको डाटा फाइल में भी जाके चेंजेस करनी पड़ रही हैं। तो जब आप डाटाबेस में चीज़ें परफॉर्म करते हो ना, तो फिर ये वहाँ पर इंडिपेंडेंस होती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जस्ट इतना याद रखें, data independence means the data and application programs are separate from each other, और आपको चेंजेस नहीं करनी पड़ती दोनों में अलग अलग से जाकर। और इसकी अगर आप एक और लाइन लिख दें, द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम्स विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि यूज़र जो है वो प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकता है, यानी जो आपकी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकता है डाटा फाइल को चेंज किए बगैर, ठीक है। तो ये बेसिकली डाटा इंडिपेंडेंस है। ये कॉन्सेप्ट ये ज़रा बड़े डीप हैं, आपको बीएससी में पढ़ाए जाते हैं, एडीपी प्रोग्राम में, मगर इस लेवल पर ज़रा ये चीज़ें समटाइम समझ नहीं आती हैं, आपको रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। जस्ट राइट 3 नेम्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। 3 तरह के डेटाबेस मॉडल्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। पहला मॉडल है हिरार्किकल मॉडल, सेकेंड वन इज़ नेटवर्क मॉडल, एंड थर्ड वन इज़ रिलेशनल मॉडल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल? देखो बच्चे, हिरार्किकल मॉडल जो है ना, उसमें आपको पता है पेरेंट नोड होता है, चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो इस तरह का मॉडल है, जिस तरह आप एक दरख्त को उल्टा कर दो ना, इन्वर्ट कर दो, तो उसकी रूट ऊपर आ जाएगी और उसकी ब्रांचेस जो हैं, शूट्स जो हैं, वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह का मॉडल होता है हिरार्किकल मॉडल, और इसमें पेरेंट ऊपर होता है और चाइल्ड उसके नीचे होते हैं, ठीक है। तो hierarchical model allows a child node to have only one parent node, सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होगा। मैं क्वेश्चन 36 की बात कर रहा हूँ।
However, the network model allows a child node to have more than one parent node. लेकिन जो आपका नेटवर्क मॉडल है उसमें एक चाइल्ड के एक से ज़ायद पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जबकि हायरार्किकल मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसमें एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नेम 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। देखिए आपके डेटाबेस सिस्टम में 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। डाटा है पहला कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सोनल। पर्सोनल कहते हैं ह्यूमन बींग्स। आपको पता है डेटा बेस सिस्टम्स में आपका डाटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर तो काम ही नहीं होता, और फिर ह्यूमन बींग है जिसने ऑपरेट करना है उस डाटा को डेफिनेटली। तो ये 4 कंपोनेंट्स। लिस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। ये डेटाबेस सिस्टम्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इनको आप देख लें। लाइब्रेरी से रिलेटेड है ये, अकाउंट्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, और कॉलेज मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक, जो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, जो इन्वेंट्री स्टॉक्स मेंटेन करते हैं उसका, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंटेग्रिटी। क्वेश्चन 40 है। डेटाबेस इंटेग्रिटी हम कहते हैं कि जब आपका डेटाबेस सही हालत में हो, करेक्ट हो, तो हम कहते हैं कि डेटाबेस इंटेग्रिटी को फॉलो कर रहा है। और अगर तो डेटाबेस रॉन्ग है, ठीक है, डेटाबेस में बहुत सारी गलतियां पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे कि डेटाबेस जो है वो इंटेग्रिटी को इंश्योर नहीं कर रहा, ठीक है। कि डेटाबेस अगर आपका कंसिस्टेंट है और एक्यूरेट है, तो इट मीन्स डेटाबेस में जो एक फीचर है ना, डेटाबेस की बड़ी अच्छी फीचर है, वो क्या है, इंटेग्रिटी। तो डेटाबेस इंटेग्रिटी से रिलेटेड क्या बात है, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट पेज पर। डिफाइन डीबीएमएस। डीबीएमएस कहते हैं जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो आपको क्रिएट करने में, डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को मेंटेन करने में या उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। आप अक्सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की सीडी लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, डेटा डीबीएमएस है एक, जिसमें आप डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये वो क्या कहलाएगा, डीबीएमएस कहलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसको हम कहते हैं डीबीएमएस। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है एग्जाम में। डिफाइन डीबीएमएस। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड डीबीएमएस। क्या फ़र्क है जी। डेटाबेस कहते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, जबकि डीबीएमएस सिंपली कलेक्शन है आपकी प्रोग्राम्स की। यानी आप इसमें लें डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, जबकि डेटाबेस जो है ना, आप इसमें लें जब सॉफ्टवेयर के अंदर आप डाटा को आप स्टोर कर देते हो ना, बहुत सारा डाटा आप इसमें स्टोर करके ऑर्गेनाइज कर देते हो, तो फिर ये डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस बेसिकली डीबीएमएस भी आ गया डेटाबेस के अंदर और डाटा भी आ गया। डेटाबेस जो है वो बगैर डीबीएमएस के और बगैर डाटा के नहीं बन सकता, जबकि डीबीएमएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो सॉफ्टवेयर डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। अच्छा जी, राइट सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, शेयरेबिलिटी, कि आप डाटा को शेयरेबल बनाते हैं, आप इसके ज़रिए से डाटा को शेयर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, डाटा हर वक्त अवेलेबल रहे, ऑल टाइम अवेलेबल रहे, कोई भी यूज़र जो है लीगल यूज़र उसको अप्रोच कर सके डाटा को। इवॉल्वेबिलिटी से मुराद आप उसमें कुछ चेंजेस, अच्छी सी चेंजेस ला सकें। और डेटाबेस इंटेग्रिटी अभी मैंने बताया कि इंटेग्रिटी कहते हैं आपके डेटाबेस जो है वो एक्यूरेट हालत में होना चाहिए। तो ये तमाम फीचर्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के होते हैं, इनको आप रट्टा लगा लें, ठीक है। और अगर एग्जाम में भी आ जाए तो ये हेडिंग्स देकर ना आपने ज़रा इनको एलेबरेट कर देना है इनको। इस तरह अगर फीचर्स पर आ जाए, क्वेश्चन 49 है फीचर, नेम डिफरेंट फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। आपको ये फीचर्स आ जाए, आपने इनके नाम लिखने इन सब के, और आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये आपकी स्किल है कि आप कितना खुद से राइट कर सकते हैं फीचर्स को। मैं थोड़ा सा बता दूं आपके डेटा डिक्शनरी क्या होती है। डेटा डिक्शनरी में आप डेटाबेस का स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जो है ना, स्ट्रक्चर से मुराद कितने टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में।
कितने कॉलम्स हैं, क्या कॉलम पर डाटा टाइप लगी हुई है, क्या उस पर कॉन्स्टेंट लगी हुई है, इंटेग्रिटी, तमाम चीज़ें जो है ना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। आप इन डाटा नहीं, डाटा डिक्शनरी में क्या स्टोर होता है, स्ट्रक्चरल डाटा, ना कि असल डाटा। असल डाटा से मेरा अली का डाटा, अली का नाम, अली का रिकॉर्ड, अली की एज, ये है असल डाटा। ये डाटा डिक्शनरी में स्टोर नहीं होती। डाटा डिक्शनरी में स्टोर क्या होगी, अली जो है, अली के कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम, कॉलम का नेम ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होती है, ये डाटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। यूटिलिटीज़ आपकी क्या होती हैं, यूटिलिटी कहते हैं बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कि डेटाबेस को पीछे से मैनेज कर रहे होते हैं और उसको चला रहे होते हैं। क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी कहते हैं सवाल को, आप डेटाबेस में क्यूरी करते हैं और ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर डेटाबेस का जवाब देता है, आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो क्यूरी लैंग्वेज से ही आप एक डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये एक लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज, आपने शायद सुना, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये अक्सर एग्जाम में आ जाती है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट आपका है इसी में रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर होता है, ये आपकी रिपोर्ट जनरेट करता है। और एक्सेस सिक्योरिटी, ये आपके राइट्स होते हैं, किस यूज़र को कितने राइट्स देने हैं, ये इससे रिलेटेड है। बैकअप एंड रिकवरी, क्या आपने डेटाबेस में डाटा बार बार रिपीटेडली आपको बैकअप लेना पड़ता है और उसको रिकवर करना पड़ता है लॉस की सूरत में। तो ये कुछ फीचर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मैंने भी आपको बताया कि इंटेग्रिटी क्या होती है। इंटेग्रिटी कहते हैं एक्यूरेसी को, डेटाबेस को हर वक्त एक्यूरेट हालत में, करेक्ट हालत में रहना चाहिए। इंटेग्रिटी ऑफ डाटा मीन्स दैट डाटा इन डेटाबेस इज ऑलवेज एक्यूरेट, ठीक है। Different integrity constraints are enforced on the database to maintain the integrity of data। देखें, आप ना इंटेग्रिटी को लगाने के लिए, इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं पाबंदियों को। सर IMF पाबंदियां लगाते हैं ना पाकिस्तान पर कि भाई आपने ये पैसा लें और इसको फलां हेड में खर्च करना है और फलां हेड में खर्च नहीं करना, तो वो पाबंदियां आपको पाबंद कर दिया। तो ये कंस्ट्रेंट्स होती हैं, यानी और डेटाबेस में भी इसी तरह की कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि आप डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो बाउंड कर देता है यूज़र को कि भाई आप इस पर ये फलां काम कर सकते हो और फलां काम इस डाटा पर, इस टेबल पर नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसमें सिर्फ स्टोर कर सकते हो, आप इसको, इसमें डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, आप इसको राइट नहीं कर सकते। फलां कॉलम्स को, फलां टेबल्स को आप टच नहीं कर सकते, उनको आप ओवर राइट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ पाबंदियां जो लगा देता है ऊपर से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये होती हैं कंस्ट्रेंट्स, और इनके ज़रिए से ही डेटाबेस सही हालत में रहता है। वरना यूज़र बहुत सारी मिस्टेक करता है, आपको पता है। कभी वो एज के कॉलम में करेक्टर लिख रहा होगा ABCD, कभी वो ABCD या नेम के कॉलम में एज लिख रहा होगा न्यूमेरिक्स। तो वहाँ पर कंस्ट्रेंट्स लगाई जाती हैं ताकि यूज़र को बाउंड किया जाए, ताकि वो गलत चीज़ ना करे। तो इसी चीज़ को कहते हैं इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। और ये इंटेग्रिटी ऑफ डाटा को इंश्योर कैसे किया जाता है, कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करके। और DBMS शुड अलाउ द यूज़र टू डिफाइन एंड फोर्स द इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। DBMS जो है ना आपका सॉफ्टवेयर, ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो यूज़र या DBA को, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर को, कि वो बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई कर सके सिस्टम। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा डिक्शनरी, मैंने अभी आपको बताया क्या यूज़ है जी डाटा डिक्शनरी का। इसमें आप डाटा डेफिनेशन को स्टोर करते हो या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्म, क्या आपके कितने कॉलम्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, इनके नाम क्या हैं, कितने टेबल्स हैं, क्या क्या नाम है, एक कॉलम पे क्या डाटा टाइप है। डाटा टाइप कहते हैं, एक कॉलम की डाटा टाइप है अल्फ़ाबेट, दूसरे कॉलम की डाटा टाइप है एज है, जिस तरह उसकी डाटा टाइप है न्यूमेरिक, ठीक है। तो क्या किसी, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, किसी पे अल्फ़ा न्यूमेरिक भी टाइप हो सकती है, किस कॉलम में आप किस किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हो। तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो आप डाटा डिक्शनरी में स्टोर करते हो। और इसी में राइट्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप समझ लें कि डाटा डिक्शनरी में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ स्टोर कर सकते हैं डाटा से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। आप डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो, और इसको यूज़ करते हुए, डेटाबेस को यूज़ करते हुए कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं आप। क्यूरी लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स ज़्यादा पॉपुलर कमांड्स हैं,
वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, अपडेट और इंसर्ट। सेलेक्ट से आप डाटा को देख सकते हो, डिलीट से डिलीट कर सकते हो, क्रिएट से नया टेबल क्रिएट कर सकते हो, अपडेट से आप डाटा को अपडेट कर सकते हो, कोई आपने नाम में दुरुस्ती करनी है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज करनी है, ठीक है। या इंसर्ट में आप नया डाटा इंसर्ट करना, अली का नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, बिलाल का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये काम आप करते हो क्यूरी लैंग्वेज में। वाई इज रिपोर्ट जनरेटर यूज इन डेटाबेस सिस्टम? आप रिपोर्ट जनरेटर क्यों यूज़ करते हो डेटाबेस सिस्टम में? बेसिकली सपोज मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि आपके प्रिंसिपल साहब कहते हैं भैया फ़ौरन से मुझे सेकेंड ईयर के बच्चों का जो है ना रिज़ल्ट मुझे दिया जाए, कितने बच्चों ने नंबर लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो डाटा स्टोर किया होगा क्विज़ लेकर, उस डाटा में मैं उसकी एक प्रिंट लूँगा और वो बेसिकली प्रिंट मैं लूँगा रिपोर्ट जनरेट करके, ठीक है। टेबल के अंदर हालांकि स्टोर है डाटा, लेकिन टेबल को अगर आपने प्रिंट लेना है, टेबल का प्रिंट अगर देना है, तो आप क्या करोगे, टेबल की एक रिपोर्ट जनरेट करोगे और वो रिपोर्ट से फिर आप प्रिंट लोगे। बेसिकली डेटाबेस की जो आउटपुट है वो क्या है, रिपोर्ट। तो इसके लिए आप एक रिपोर्ट जनरेटर होता है जो रिपोर्ट जनरेट करता है, उसके ज़रिए से आप डेटाबेस में से डाटा रिट्रीव करते हो और डिफरेंट फॉर्मेट्स अप्लाई करते हो। आप अपने रिपोर्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हो, कहीं बोल्ड कर सकते हो, कहीं स्टाइल्स, कलरफुल स्टाइल्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस सिक्योरिटी? एक्सेस सिक्योरिटी डेटाबेस पे प्रोटेक्शन लगाते हैं, राइट्स होते हैं, आप किस यूज़र को कितने राइट्स देने हैं। तो ये बेसिकली डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई बंदा अनऑथराइज्ड वे में आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। आप इस पर पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। और डेटा DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी, तो इस तरह से आप एक्सेस सिक्योरिटी अप्लाई करते हो। बैकअप एंड रिकवरी, क्वेश्चन 57, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक यूटिलिटी है। और बैकअप आपने एक बटन प्रेस करना होता है डेटाबेस में, आपका डेटाबेस का सारा जो है ना बैकअप क्रिएट हो जाता है। और वो आप बैकअप क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी होती है। बैकअप इज यूज्ड टू स्टोर अ कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा इन डेटाबेस, यानी एक एडिशनल कॉपी आपने किसी और हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में स्टोर कर देते हो, किसी और कंप्यूटर में स्टोर कर देते हो, ताकि अगर ये सिस्टम आपका करप्ट हो जाए तो आप वहाँ से रिकवर कर सको। तो रिकवरी प्रोसेस यूजेस द डाटा इन बैकअप इफ द ओरिजिनल डाटा इज डैमेज्ड ड्यू टू एनी रीजन। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट बस एक ये स्टडी कर लेते हैं, DML, व्हाट इज द यूज ऑफ DML। बाकी ये DDL और DCL एडवांस टॉपिक्स हैं। DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसमें वही कमांड जो अभी मैंने आपको डिस्कस की, सेलेक्ट, इंसर्ट, ये सारी SQL की कमांड्स हैं। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इट कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड, इसमें आपकी SQL कमांड्स होती हैं और इन कमांड्स के जरिए से आप डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट और सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर DML कमांड्स, यानी जिस कैटेगरी में ये लाई कर रही है ना ये सारी कमांड, उसे हम उस कैटेगरी को कहते हैं DML। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मैं चैप्टर 2 के इंशाल्लाह कल आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये चीज़ें देखें, जब आपको समझ आ गई ना, अब आपके लिए याद करना आसान है। एक दफ़ा आपने इनको पढ़ना है और ये याद हो जाएगी इंशाल्लाह एक दफ़ा पढ़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।